Good morning, 9th class student. Dear student, I am your physics teacher Subshant Sharma और GEV पब्लिक स्कूल कांगड़ा। आज बच्चों में टॉपिक आपको रिवाइज करवाऊंगा। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। देन व्हाट इज ग्रेविटी, कैसे वेरी करती है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है क्या। न्यूटन एक ऐसा साइंटिस्ट था बेटा जिसने बोला इस यूनिवर्स के बीच में हर ऐसी बॉडीज जिनका कुछ ना कुछ मास होता है उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है और उस फोर्स को न्यूटन ने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मून की बात कर लेते हैं। अर्थ का अपना मास है बेटा, मून का अपना मास है। अर्थ एंड मून के मास के बीच में एट प्रेजेंट एक फोर्स एक्ट कर रही है एंड न्यूटन ने उस फोर्स को नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे एक बॉडी मुझे ले लिया, मेरे फैमिली मेंबर में अपने बच्चे को ले लेता हूँ, बच्चे का मास मेरा भी मास है, हम दोनों जब कुछ डिस्टेंस दूर बैठ जाएंगे चेयर के ऊपर तो हम दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगी एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने क्या किया, दो डिफरेंट बॉडीज ली, इन दोनों डिफरेंट बॉडीज के बीच में फोर्स को कैलकुलेट किया मैथमेटिकली, उस फोर्स की प्रॉपर्टीज को हाईलाइट किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो एक बॉडी बेटा ये वाली ले लेते हैं, कितना मास है इसका m। दूसरी बॉडी ये वाली ले लेते हैं, कितनी मास है इसकी m। इन दोनों बॉडी के बीच में हर बॉडी जो होती है बेटा उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट करता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। अगर मास लाई करा है इस पॉइंट के ऊपर तो सेंटर ऑफ मास, अगर वेट लाई करा है यहाँ पर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मैंने ये ले लिया, दूसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये, इन दोनों के बीच में सेपरेशन। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, बॉडी कितनी ज्यादा दूर प्रेजेंट है वो डिस्टेंस ये नहीं होगी इन दोनों में, इनके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, कितनी लेंगी स्मॉल। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली m1 मास वाली बॉडी को इस लाइन से होकर के m2 मास वाली बॉडी अट्रैक्ट करेगी, m2 मास वाली बॉडी को m1 मास वाली बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विद ए फोर्स F। अब ये फोर्स कैसे वेरी करेगा, न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, चार्ज बॉडी नहीं बेटा, ध्यान रखना आपने, ऐसी बॉडीज जिनमें होता है मास, और हर बॉडी का मास होता है, बॉडी चाहे छोटी है बड़ी है लेकिन मास जरूर होगा। m1 मास वाली बॉडी m2 मास वाली बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी वो फोर्स वेरी करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। अगर इस साइन को रिमूव करें तो यहां से इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आएगी F इक्वल टू G m1 m2 ओवर r²। इस कैपिटल G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू इस यूनिवर्स में कोई भी पेयर ऑफ बॉडी ले ले, एक पेयर ऑफ बॉडी ले ली मैंने अर्थ एंड सन, दूसरा पेयर मैंने ले लिया अर्थ एंड मून, तीसरा पेयर ले लिया मैंने सन एंड जुपिटर, ये तीन पेयर।
जब इन सभी के बीच में फोर्स लिखेंगे, फोर्स डिफरेंट हो सकता है लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू होगी सेम, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। सेम का मतलब इसकी वैल्यू फॉर एनी पेयर ऑफ द बॉडी के लिए होगी कांस्टेंट। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज हाईलाइट करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मार्केट में देखिए आप, जितने भी लोग घूमते हैं उनका कुछ ना कुछ मास होता है, पर ऐसे थोड़ी है कि एक बूढ़े के साथ 50 लोग और चिपके हों। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इस यूनिवर्स का सबसे वीक फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है ये वाला, तो इट इज ए वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स। तभी तो स्कूटी जब आप ड्राइव करते हैं तो स्कूटी के साथ नहीं चिपक जाते हैं, स्कूटी का मास आपका मास, तो ऐसे नहीं कि आप स्कूटी पे बैठे और स्कूटी के साथ चिपक जाए। अगर ये फोर्स स्ट्रांग होता तब ऐसा हो जाता था, लेकिन होता है ये वीक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज ए वीक फोर्स। डायग्राम देखो कैसे एक्ट कर रहा है, उस लाइन से होकर के एक्ट कर रहा है जो दोनों मासेस, दोनों बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करेगी। इसलिए इस फोर्स को हम बोलते हैं इट इज ए सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट एक्ट अलोंग अ लाइन व्हिच जॉइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडीज। इसलिए दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। बाहर से नहीं एक्ट करेगा, ऐसे नहीं कि साइड से होकर के एक्ट करेगा, ऐसे एक्ट करेगा अलोंग दिस लाइन। वीक फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और m1 मास वाली को m2 वाली अट्रैक्ट करेगी, m2 को m1 मास वाली बॉडी अट्रैक्ट करेगी। तो नेचर कैसी होगी? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव नहीं होता है, अट्रैक्टिव नेचर होती है। देन अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई तीसरी बॉडी बैठ जाती है तो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चेंज नहीं होता है। मींस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बिटवीन एनी टू बॉडीज is not affected by the presence of any another body present in between the two bodies। मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ जैसे पहले वाटर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ए, यहाँ जैसे एयर आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ जैसे मेटल की शीट रख दे तो भी ये फोर्स अगर कैपिटल एफ है एयर में तो मेटल की शीट यहाँ जैसे इन दोनों में रखने के दौरान भी एफ ही रहेगा। Another F is inversely proportional to r square, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक बॉडी बेटा हम अर्थ ले लें दूसरी कोई मास जैसे पीस ऑफ चॉक, तो पीस ऑफ चॉक एंड अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको नाम दिया जाएगा ग्रेविटी। अब अर्थ इसको जब खींचेगी अपनी तरफ तो जीरो वेलोसिटी के साथ जाएगी, क्योंकि मैं सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये जीरो वेलोसिटी के साथ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगी। तो जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो जिस एक्सेलरेशन के साथ अर्थ बॉडी को एक्सेलरेट करवाएगी अपनी तरफ, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन Kepler's law of planetary motion. Kepler's law. केपलर एक साइंटिस्ट का नाम है एंड इस साइंटिस्ट ने सन के अराउंड प्लैनेट के मोशन को एक्सप्लेन किया। केपलर ने बोला कि प्लैनेट जब सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, जिस सर्कल से होकर के प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं वो सर्कल 100% सर्कुलर नहीं होता है, उसकी शेप एलिप्टिकल होती है। इसको बोला गया है फर्स्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि ऑल द प्लैनेट अराउंड द सन ऑर्बिट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट।
एलिप्टिकल ऑर्बिट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अंडा। अंडा एलिप्टिकल शेप होता है। तो यस, इमेजिन सन अंडे के अंदर प्रेजेंट है और अंडे की शेल के ऊपर प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। इसको डायग्राम बना करके क्लियर करते हैं। इस तरह से होता है बेटा डायग्राम। ये अंडा किस तरह से होता है? केपलर ने बोला सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्स जो होता है उसका एक फोकस होता है, दो होते हैं, उन दोनों में से सन मैंने यहां जैसे एस पर सन। फर्स्ट लॉ बोलता है सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में। दूसरा लॉ क्या है? मान लेते प्लैनेट बेटा पहले यहां जैसे है, फिर प्लैनेट यहां पर आ गया, ठीक। P1 से P2 जाएगा प्लैनेट। तीसरा प्लैनेट मैंने यहां जैसे ले लिया, P3 पोजीशन के ऊपर ले लिया। देन प्लैनेट मैंने यहां पर ले लिया P4 पर। जो लाइन सन एंड प्लैनेट को ज्वाइन करेगी वो ये होगी, स्टार्टिंग में यहां जैसे होगी। जब प्लैनेट P1 से P2 जाएगा तो वो लाइन यहां ऐसे होती होती यहां पर पहुंचेगी। इसी तरह से किसी टाइम पर प्लैनेट यहां जैसे होगा तो सन एंड प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो ये वाली हो जाएगी। सन आगे जाएगा तो ये लाइन भी इस तरह से आगे जाएगी। तो सन एंड प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन करी है वो लाइन ये वाला एरिया कंप्लीट करेगी। जब यहां से इधर जाएगी तो पीछे एरिया कंप्लीट करती जाएगी। जैसे ए है लाइन, देखो ये, तो जब प्लैनेट यहां पर होगा तो जब प्लैनेट आगे जाएगा तो ये वाली लाइन भी आगे चली जाएगी। देखो ये घूम रही है, तो पीछे एरिया कंप्लीट करती जा रही है, ठीक। इसी तरह से इधर आएगी तो ये वाला एरिया कंप्लीट करेगी, ये इधर इतना। केपलर ने फर्स्ट लॉ में बोला कि सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हैं। सेकंड लॉ में बोला अगर प्लैनेट P1 से P2 तक पहुंचने के लिए उतना ही टाइम ले जितना P3 से P4 तक, तो फिर ये वाला एरिया जो है ये इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या है लॉ ऑफ एरिया? दैट इज in equal time interval line joining to the sun and planet will sweep an equal area। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एरिया, कौन सा एरिया? एस P1 P3 ये होगी इक्वल टू द एरिया एस P3 P4। ये दोनों एरिया इक्वल होंगे प्रोवाइडेड प्लैनेट को P1 से P2 तक पहुंचने के लिए टाइम उतना ही लगना चाहिए जितना P3 से लेकर के P4 तक। तो सेकंड लॉ क्या बन जाएगा? लाइन ज्वाइनिंग टू द सन एंड प्लैनेट इन इक्वल टाइम इंटरवल विल कंप्लीट एन इक्वल एरिया। तो ये वाला एरिया इक्वल होगा प्रोवाइडेड टाइम टेकन बाय द प्लैनेट P1 से लेकर के P2 तक पहुंचने के लिए अगर प्लैनेट को टाइम उतना ही लग रहा हो जितना P3 से लेकर के P4 तक, फिर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा। देन थर्ड लॉ, प्लैनेट सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। प्लैनेट सन के अराउंड बेटा चक्कर लगाते हैं, तो प्लैनेट सन के अराउंड एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेते हैं दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ दिस टाइम पीरियड ये वेरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन सी? ये वाली बेटा जो बड़ी है एक्सिस, इसका जो हाफ होगा, अगर यहां से लेकर के यहां तक
50 किलोमीटर है, तो इसका हाफ जो है उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और उसको मैंने लिया कैपिटल आर। तो प्लेनेट सन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो वेरी करेगा सेमी मेजर एक्सिस के हाफ, मेजर एक्सिस के हाफ का क्यूब। मेजर एक्सिस का जो हाफ होगा उसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लॉ पीरियड की स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of a planet varies directly proportional to the cube of semi major axis. This is law of period or Kepler's third law. Kepler's first law जो है, let me explain again. Kepler first law जो है उसको हम बोलते हैं law of orbit. एंड केपलर फर्स्ट लॉ बोलता है कि सारे के सारे प्लेनेट सन के अराउंड अंडे की शक्ल में, अंडे की शेप में चक्कर लगाते हैं। All the planet around the sun orbit in an elliptical orbit. Second law बोलता है in the equal time interval line joining to the sun and planet will complete an equal area. Third law को हम law of period भी बोलते हैं। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड कैपिटल टी हो तो इसका स्क्वायर टी स्क्वायर इट विल वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस को मैंने कैपिटल आर लिया है, तो टी स्क्वायर विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। थैंक यू स्टूडेंट्स।